नमस्ते दोस्तों। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन ही 15 अगस्त 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से राजनीतिक तौर पर आज़ादी मिली थी। और ब्रिटिश शासन ने हम पर लगभग 200 साल तक राज किया। हम 15 अगस्त पर अक्सर बातें करते हैं कि हम आज़ाद कैसे हुए। आज हम बात करने वाले हैं कि हम गुलाम कैसे हुए। ऐसी क्या दुर्बलताएं थी भारत में, ऐसी क्या नीतियां थी, ऐसे क्या नियम बनाए हुए थे भारतीयों ने, जो मुट्ठी भर अंग्रेज आकर भारत पर राज करते हैं, वो भी 200 साल तक। 1858 में जब पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन ने भारत को नियंत्रण में लिया, उस समय ब्रिटिश की संख्या भारत में लगभग 1.25 लाख की थी, जिसमें से 41,000 आम नागरिक और 84,000 के लगभग अधिकारी और ब्रिटिश सैनिक थे। और उसी समय 1858 में ही भारतीयों की संख्या भारत में लगभग 27 करोड़ की लगभग थी, जिसमें 50 लाख भारतीय शासक थे। अब इस आंकड़े को देखकर अचंभा होता है, अजीब लगता है, सोचने पे मजबूर कर देती है ये बात कि 1.25 लाख ब्रिटिश सैनिक आकर 27 करोड़ भारतीयों पर राज करते हैं, और वो 1-2 साल या 10-20 साल तक नहीं, पूरे 200 साल तक। तो हमारी जो दुर्बलताएं थी, उनमें कुछ जो मुख्य दुर्बलताएं हैं, आज हम उन पर प्रकाश डालेंगे, उनको समझेंगे। हमारी सबसे जो पहली दुर्बलता थी, हमारी जो सबसे पहली नीति थी जो हमें कमज़ोर बनाती थी, वो थी हमें आपस में ही भेदभाव। हमने अपने ही भाइयों को अपने आप से नीचा समझा, हमने अपने ही भाइयों का शोषण किया, दमन किया, हमने अपने ही भाइयों को उनसे शिक्षा का अधिकार छीना, उन्हें अपने सही धर्म से दूर रखा, उन्हें सनातन से दूर रखा, उन्हें गीता से दूर रखा, उन्हें सही स्वास्थ्य से दूर रखा, उन्हें सही शिक्षा से दूर रखा। यहाँ तक कि हम नीची जाति वालों को स्कूलों में प्रवेश लेना भी मुश्किल होता था या कहीं वर्जित था। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी, ये भारत की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। शायद आपको पता हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी अंग्रेजों ने दिलाया। अंग्रेजों के शासन के दौरान ही महिलाओं के शिक्षाओं के अधिकार के लिए बात की गई, और इस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया महिलाओं को शिक्षा के लेकर, जिसके परिणाम स्वरूप ये फल आता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कई महिलाओं के लिए स्कूल खोले गए। तो हमारी ये भी एक दुर्बलता थी कि हमने अपनी महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा। हमने अपनी महिलाओं को उन सब चीज़ों से दूर रखा जो एक मनुष्य के लिए ज़रूरी होती है। उनको शिक्षा से दूर रखा, उनको धर्म से दूर रखा। हमने अपनी महिलाओं को सिर्फ रसोइया बनाकर रख दिया, सिर्फ खाना के लिए। महिला का हमारी नज़र में जो एक हम अपनी महिला को जिस नज़रिए से देखते हैं, वो नज़रिया ये होता है कि महिला खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी और बच्चे पैदा करेगी। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। हमारे देश में बाल विवाह भी होता था, ये भी अंग्रेजी शासन के दौरान ही इस पे भी बैन लगाया गया। तो आज भी लोग कहते हैं जो अंग्रेजी शासक थे, उनका जो रूल था वो ये था कि फूट डालो और राज करो। लेकिन भारत में पहले से ही फूट पड़ी हुई थी। भारत में फूट पड़ी हुई थी पुरुष और स्त्री के बीच में। भारत में फूट पड़ी हुई थी क्षत्रिय और दलित के बीच में। भारत में फूट पड़ी हुई थी ब्राह्मण और दलित के बीच में और शूद्र के बीच में। ये फूट भारत की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो बहुत से ऐसे समझदार लोग थे, उससे पहले भी भगत सिंह ने कहा 1931 में कि अगर हम गोरों की जगह
दिल्ली की गद्दी पर कोई भूरा यानी कि भारतीय बैठा देते हैं। और 1947 में जब भारतीय बैठाया जा रहा था, तब लोगों की ये चिंता थी, समझदार लोगों की, कि क्या पता गद्दी के मद में आकर ये जो भारतीय बैठाए जा रहे हैं वो लोगों का दमन ना करे, वो जालिम ना हो जाए। आज की जो स्थिति है, आज हम देख पा रहे हैं भारत में जिस तरह का भेदभाव फैला हुआ है, भारत में धर्म को लेके भेदभाव फैला हुआ है, भारत में जाति को लेके भेदभाव फैला हुआ है। आज भी भारत में वही नीतियाँ चल रही हैं कि महिलाओं और पुरुषों को लेकर भेदभाव फैला हुआ है। हम अपनी महिलाओं को शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं। हम आज भी अपनी महिलाओं को पुरुषों से नीचा समझते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी दुर्बलताएं रही हैं और ये सबसे बड़ी ताकत रही है ब्रिटिश शासन। वहाँ पे रानी थी, एक महिला पूरे देश पर हुकूमत कर रही थी, और यहाँ पर महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा था? उन्हें शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा था। आज की जो स्थिति है वो फिर हमें उसी दिशा में ले जा रही है। तो जो युवा हैं, मैं उन युवाओं से, मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप देश आज़ाद कैसे हुआ ये भी जानिए, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि देश गुलाम कैसे हुआ। और ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या देश आज आज़ाद है? अगर आज देश आज़ाद है तो देश में इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी कैसे? 79 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए। 1947 में जो इनकम इक्वलिटी थी, अमीरी गरीबी का फर्क, वो आज बढ़ गया है। आज गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्या आज आम जनता का शोषण नहीं हो रहा, दमन नहीं हो रहा? अगर शोषण और दमन हो रहा है तो आज हम आज़ाद नहीं हैं। विचार करिएगा इस पे। आज के दिन में उन सभी युवाओं को, सभी देशवासियों को, विशेषकर उन लोगों को आज़ादी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा जो अपनी आज़ादी से जिस तरह प्रेम करते हैं उसी तरह दूसरे की आज़ादी से प्रेम करते हैं। जिस नज़र से अपनी आज़ादी को देखते हैं उसी तरह से दूसरे की आज़ादी देखते हैं, उसी नज़र से। हर वो व्यक्ति गुलाम है जो किसी को गुलाम बनाना चाहता है। हर वो व्यक्ति गुलाम है जो हिंसक है। हर वो व्यक्ति गुलाम है जो अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता है। आज़ादी की परिभाषा जो है, आज़ादी का मतलब जो है, आज़ादी का मतलब है दूसरों की आज़ादी चाहना, दूसरों से प्रेम करना, प्रेम बांटना। आज़ादी का मतलब प्रेम है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम आज अपनी मर्जी से जो मना चाहे कर लेते हैं। हम आज अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं, क्या हम उसमें ये देख पा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें कितना शोषण है? अगर हम पशुओं के साथ हिंसक हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तो हम आज़ाद नहीं हुए हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रीट डॉग को किसी एक जगह पे डाल देना पकड़कर। उस तरह से क्या पता चलता है? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, और वहाँ से इस तरह के अगर फैसले आ जाते हैं तो भारत किस दिशा में जा रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी विचार करिएगा चीज़ों पे। धन्यवाद।